दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को बीच पर पार्टी करते हुए देखते हैं। इन लोगों ने अभी अभी हाई स्कूल पास किया। इसी की खुशी में आज की पार्टी चल रही है और इस बीच कुछ लड़के समुद्र किनारे पड़ी एक अजीब सी चीज को लेकर आते हैं जलाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गीली थी, इसीलिए उसे जला पाना मुश्किल है। उन्होंने उसे वहीं साइड में रख दिया और अपनी पार्टी को जारी रखा। इन्होंने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली कि इन्हें खुद की टाइमिंग का कुछ अता पता नहीं है। इसीलिए जब सुबह हुई तो वहाँ बहुत ही कम लोग बचे हैं, सिर्फ गिने चुने। बाकी कहाँ चले गए किसी को पता नहीं है, ना ही किसी ने जानने की कोशिश की। अब सुबह जब एक एक करके सभी की आंखें खुलना शुरू हुई तो एक मार्शा नाम की लड़की की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसे वॉमिट होने लगती है। सभी को लगा कि शायद रात में ज्यादा पीने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन मार्शा को अपने अंदर अजीब सा लग रहा है, मानो उसके शरीर में कुछ तो है। इतने में टावर पर खड़ी एक लड़की ने काफी अजीब सी चीज नोटिस की। जब उस बीच पर पंछी आकर बैठे तो अचानक उस बीच ने उसे अपने अंदर खींच लिया, जैसे मानो कोई दलदल हो। ये देखकर उसे अपने दोस्त को फौरन कहा कि तू नीचे मत उतरना, शायद वहाँ दलदल है। पर उसे ये कहने में देर कर दी, क्योंकि वो नीचे उतर चुकी है, जिसके कारण हुआ ये उसका पैर अब उसी में फंस जाता है। हालांकि वो कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन उन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, जो देख उसके बाकी के दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। असल में ये सब क्या हो रहा है? इतने में जैक, जो कि मार्शा का बॉयफ्रेंड है, उसे ये सब देखा नहीं गया। उसने उसकी मदद करने की सोची, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे नीचे उतरने से मना किया, लेकिन वो फिर भी नीचे कूद गया और भागने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद वो मुंह के बल जा गिरा और सभी को लगा कि अभी वो उठ जाएगा। जब उन्होंने उसके एक साइड का मुंह देखा तो वहाँ की पूरी खाल उखड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा है कि मानो वो रेत उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। इस मंजर को देखने के बाद बाकी के दोस्तों के तो होश उड़ जाते हैं। जितना सब नशा था रात का, सब कुछ उतर जाता है। धीरे धीरे करके समय के साथ वो देखते ही देखते सैंड के अंदर जाने लगे थे। तब उसका एक दोस्त जो वहीं टावर पर खड़ा था उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर वो ऊपर आ जाए, लेकिन जॉन इस हालत में नहीं था कि वो इस रस्सी को पकड़ सके। अब वो धीरे धीरे करके सैंड के अंदर जाता जा रहा है। फिर अगले ही पल वो दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि वो जमीन के नीचे जा चुका है। ये देखने के बाद कार में बैठे जितने लोग थे सब अंदर जाते हैं। फौरन जॉना से कहते हैं कि कार को स्टार्ट करो, हमें निकलना होगा यहाँ से। लेकिन दोस्तों, अगर कार स्टार्ट हो गई तो कहानी का कोई मतलब नहीं बनेगा। अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, तो बस देखते जाइए। एक और बारी जॉना ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन तभी इनका एक दोस्त जो काफी मोटा था, उसकी आंख खुल जाती है और इस समय वो ड्रम में था। न जाने किसने उसे रात में इस ड्रम में भर दिया, जिसमें वो सो ही गया नशे की हालत में। लेकिन अब वो खुद को फ्री करने की कोशिश में लग चुका है, जो देख इन लोगों ने उसे वार्न किया, हिलो मत वरना तुम्हें भी सैंड खा जाएगी। लेकिन उसने ये सब मजाक लगता है, क्योंकि अभी तो उसकी आंख खुली है। जो कुछ भी हुआ कुछ देर पहले उसने कुछ देखा नहीं है, इसीलिए वो बार बार हिलता रहता है। लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है कि मेरी बात मानो, यहाँ पर बहुत खतरा है, इसीलिए जहाँ हो वहीं रहो, कुछ देर में शायद कोई मदद के लिए आ जाए। वो मोटा लड़का मान गया, पर ज्यादा देर उस ड्रम में नहीं रह सकता, क्योंकि उसके शरीर में दर्द होने लगा है। मार्शा की दोस्त सारा कहती है कि रात में इतनी पार्टी की, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक सुबह क्या हो गया? तब जॉना के दिमाग में ख्याल आता है कि बाकी के लोग वो सभी अचानक से कहाँ चले गए। उनका एक दोस्त बताता है कि हो सकता है कि उन्हें भी सैंड ने अपने अंदर खींच लिया हो। हम सभी किसी न किसी चीज पर हैं, इसीलिए हम सभी बचे रह गए, पर जो सैंड पर था वो सबके सब मारे जा चुके हैं। मुझे लगता है कि हम जो चीज रात में लेकर आए थे, ये जरूर उसी का काम हो सकता है। इतने में इनकी नजर उसी चीज पर पड़ती है जो किसी अंडे जैसा लग रहा था, लेकिन उसे इन्होंने तोड़ दिया, यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो अब सैंड में चला जाएगा। अब वही सभी को मार रहा है। शायद वो किसी क्रिएचर का अंडा हो सकता है, जो कि समुद्र की गहराइयों में रहता हो। ये सब सुनकर ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा करके ना जाने कितने लोगों की जान ले ली, और सबके सब इस चीज का शिकार बने होंगे रात में। इस बीच मोटा लड़का फिर से बाहर आने की जिद करता है कि उसके शरीर अब सूरज की किरणों से जल रहा है। अब एक लड़की उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकती है ताकि इसे लगाकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। इतने में सारा एक चीज सैंड पर फेंकती है, जिसे वो सैंड तुरंत ही अंदर ले लेती है, जो देखने समझ आ जाता है कि ये पूरा खेल इसी सैंड का है। पर अब जॉना का कहना था, ऐसे हम कभी इस जगह से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना जमीन पर पैर रखे कैसे कोई चल सकता है। ऐसे कितनी देर तक कार में बैठे रहेंगे हम बिना पानी दाने के। इसीलिए अब जॉना कहता है कि हमें खुद यहाँ से बाहर निकलना होगा, रास्ते बनाने होंगे, वरना ऐसे तो हम प्यास से ही मर जाएंगे। इसीलिए रुको, मैं कुछ करता हूँ। वो दो स्केटबोर्ड से खुद के लिए रास्ता बनाता है, फिर उन्हीं से ऊपर चलते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो गया, परंतु उसने खुद को संभाल लिया। इस बीच एक अजीब सी चीज सैंड से बाहर आकर उसके पेट को खींचना शुरू कर देती है, लेकिन जॉना घबराता नहीं और जैसे तैसे करके टेबल तक पहुंच ही जाता है, जहाँ रखे एक बैग में कुछ था, जिसे वो औरों को दे देता है। जैसे उस मोटे लड़के को पीने का पानी देता है, तो वहीं उसके दोस्तों को कुछ खाने पीने का सामान भी। खुद को
को भी एक बनाना खाना शुरू कर देता है, पर तभी उसके पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है। जब उसने नीचे देखा तो वहाँ काफी गहरा जख्म बन चुका था, जो देखने पर काफी भयानक लग रही थी। पर वो अपने दोस्तों से कहता है कि घबराओ मत, मैं ठीक हूँ एकदम, बस तुम लोग हिम्मत बनाए रखो और कोशिश करो किसी को कॉल कर सको। कार में बैठी लड़की को ख्याल आता है कि उनका फोन कार की डिग्गी में है, जिसे वो बाहर निकाल सकती है, पर बिना कार से उतरे डिग्गी खुलेगी कैसे। उधर जौना की हालत बद से बदतर हो रही है, उसका हाल भी माशा जैसा होता जा रहा है, जिसके कारण वो वही टेबल पर लेट गया, क्योंकि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। यहाँ वो लड़की अब कार की डिग्गी तक पहुँचने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन ये काम काफी मुश्किल था, क्योंकि डिग्गी में चाबियां लगाने के लिए उसे पीछे जाना होगा, जो काफी मुश्किल काम था, पर वो फिर भी हिम्मत बांधती है। तभी इसी बीच वहाँ पुलिस गार्ड आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग आवाज लगाने लगते हैं, और इसी चक्कर में जो लड़की डिग्गी के पास थी उसकी डिग्गी गलती से बंद हो जाती है और उसी में उसकी उंगली दब गई। अब इन्हें थोड़ा सुकून तो था, गार्ड आ चुका है, लेकिन वो इन्हें देखकर कहता है कि आजकल के जवान ना जाने कैसे कैसे नशे करते हैं। उसे लगता है कि ये सभी नशे की हालत में है, पर जब सारा उससे विनती करती है कि हमारी मदद करिए, हम लोग मुसीबत में है, तो वो कार से नीचे उतरना शुरू कर देता है, जो देख ये सभी चिल्लाते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन वो उतर जाता है। लेकिन ये क्या, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं, जो देख ये लोग और ज्यादा हैरान थे। जब वो उस मोटे लड़के के पास आकर उसे बाहर निकालने की कोशिश में लग गया, पर वजन ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता, इसीलिए उसने कहा कि वो अपनी टीम को बुलाएगा ताकि तुम लोगों को रेस्क्यू कर सके। लेकिन तुम लोग इतनी धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? सारा ने बताया कि हम लोग यहाँ रात में पार्टी कर रहे थे, लेकिन जब सुबह उठे तो हमारे सभी दोस्त गायब थे, जिससे कि सैंड ने अपने अंदर खींच लिया। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि ये सब गेम मेरे साथ मत खेलो, साफ साफ बताओ कि क्या कह रहे हो। यहाँ तो सारा फिर से वही बात दोस्तों रिपीट करती है कि सैंड ने अभी हमारे सामने हमारे दो दोस्तों को मार डाला। इतने में अचानक उस पुलिस वाले की चाबी गिर जाती है। तभी सारा ने कहा कि उसे उठाइएगा मत, लेकिन वो गार्ड उसकी एक नहीं सुनता और नीचे झुककर उसे उठाने लगता है। तभी वो रेट उसके हाथ को पकड़ लेती है और अगले पल वो पूरी तरह से उसके अंदर समा जाता है। ज्यादा समय नहीं लगता उसे गायब होने में, तो कुछ इस तरह से एक और जान चली गई। सिर्फ यहाँ जान नहीं जा रही है, ये चीज इन लोगों को बता रही है कि अगला नंबर अब शायद उन्हीं का हो सकता है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो। एंथनी के दिमाग में एक बात आती है कि जब वो गार्ड इस सैंड पर चल रहा था तब उसे कुछ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह थी उसके मजबूत जूते। अगर हम भी अपने पैरों के नीचे ज्यादा लेयर लगा लें तो हो सकता है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो, और ऐसा करके हम बाहर निकल भी सकते हैं। बाकियों को भी ये बात ठीक लगती है, लेकिन इनके पास कुछ है तो नहीं जिससे ये पैरों को बांध सके। तभी एक लड़की ने कहा कि हमारे पास टॉवल है, जिसे अगर फोल्ड करके बांधे तो हो सकता है कि काम बन जाए। एंथनी को ये ठीक लगा, इसलिए उसने टॉवल इस तरफ फेंकने को कहा, लेकिन इस आइडिया को इस्तेमाल में लाने से पहले वो खुद ही मारा गया। उसे पकड़ने के चक्कर में वो रेलिंग से जा टकराया और सीधा नीचे गिर पड़ा। फिर क्या होना था, उस क्रिएचर के टेंटिकल्स उसके शरीर के हर हिस्सों को जकड़ लेते हैं और पल भर में उसका खून चूसकर उसे अंदर खींच लेते हैं। और इस चीज के बाद अब सिर्फ लड़कियां ही बचती हैं, जिसमें से एक ब्लैक लड़की रोना शुरू करती है। तब सारा एक बेस लड़की को उस कार से अटैच करके उस पर जंप करती है और सीधा कार में आ जाती है। उस लड़की को मारना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ आना उसी का प्लान था। पर उस बेचारे की क्या गलती है, उसे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। यही बात लिली भी उसे समझाती है कि अभी हमें लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि साथ रहना चाहिए। अभी टीम वर्क काम आएगा, इसीलिए सबसे पहले वो लॉरा की उंगली को फ्री करने की कोशिश करती है। उसे फ्री करके वो सफल हो गए, लेकिन अब इनका अगला काम था किसी भी तरह करके जॉना तक पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ वो मोटा लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। उसका शरीर में खून निकलना शुरू हो गया है, जिससे वो क्रिएचर उसे उस खून की बूंद से बार बार बाहर आ रहा है, और इससे उसे पता चल रहा है कि जरूर यहाँ पर कोई इंसान है। इस चीज को देखकर ही लड़कियां भी समझ जाती हैं कि अगर खून की बूंद नीचे गिरी तो खतरा हो सकता है। फिलहाल ये सभी उसी लड़की की मदद से एक एक करके जॉना की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। तो वहीं एक और वो मोटा लड़का भी ये देखकर खुश था कि वो लोग कोशिश तो कर रहे हैं उसे बचाने के लिए। इस दौरान वो ब्लैक लड़की अपने पैरों में टॉवल बांधकर गार्ड की कार की तरफ पहुंच जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। से सभी बहुत खुश होते हैं, यानी कि इनका प्लान काम कर रहा है। और फिर वो एक एक करके जॉना की तरफ आना शुरू करते हैं, लेकिन आखिर में जो लड़की थी जिसकी उंगली घायल थी, उसकी खून की बूंद नीचे गिर जाती है, जिससे वो घबरा जाती है और डिसबैलेंस हो जाती है। और इससे होता यह है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो सीधा रेत पर जा गिरती है और मारी जाती है। ऐसे ही कुछ मोटे लड़के के साथ भी होता है। उसे लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन उसके खून की बूंदों को स्मेल करके वो टेंटिकल्स अब उसके ड्रम के अंदर घुस जाते हैं और अगले ही पल उसे भी अंदर खींच लेते हैं। कुछ देर में ये दो लोगों की जान चली गई। इसे कहते हैं कि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। खैर, अब को ब्लैक लड़की गार्ड की कार के ऊपर थी। वो अचानक हिलने लगती है और ये काम उसी का था जिसके कारण वो गिर और कार के ट्रंक से टकराने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाती है। इस बीच हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर अब बड़ा हो चुका था, क्योंकि उसने काफी लोगों को जो खा दिया था। सुबह से ये लोग इस जद्दोजहद में लगे हैं कि अब रात हो चुकी है। तब उस ब्लैक लड़की को होश आता है तो सारा की ओर एक लाइफ बोट फेंकती है, जो उसे उस गार्ड की कार पर मिली थी, जिस पर वो खुद को और जॉना को लेकर कार की तरफ आ गई और खुद को बंद कर लिया। लेकिन वो क्रिएचर बार बार कार के गेट को खोल देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। तब सारा क्या करती है, वो उसी कार के पीछे दोनों गैसोलीन ऑयल के बॉक्सेस को उस क्रिएचर पर छिड़क देती है और फिर आग लगा देती है, जिससे वो तड़पना शुरू कर देता है। पर अभी भी वो अपनी कोशिशों नहीं छोड़ी। लेकिन हाँ, कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि उसकी ताकत कम होने लगी है। लेकिन अभी भी ये लोग कार से बाहर नहीं आते। जब सुबह हुई तो एक शख्स ने इन्हें आकर उठा दिया, तो सारा बाहर आई और अपने पाँव जमीन पर रखी, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, जिससे वो समझ जाती है कि वो मर चुका है। यहाँ सिर्फ वो ही बची है, क्योंकि जॉना की
तो दर्द के मारे मौत हो चुकी है। लेकिन अभी रुकिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आना बाकी है। वो क्रिएचर मरा नहीं, बल्कि अभी उसकी भूख और बढ़ गई है। उसने अपना रुख अब शहर की ओर कर लिया है, यानी कि तबाही अब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर होने वाली है। बस तैयार रहिए अगले पार्ट के लिए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।